वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। दोस्तों, ये हमारा एलआरवी का यूनिट नंबर 36 है। बेसिकली ये जो टॉपिक है आज का हमारा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका प्रीएम्बल क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग यूनिट 36, यूनिट 37, यूनिट 38 तीनों यूनिट को कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये तीनों के तीनों यूनिट हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग का ये एफर्ट रहा है, मेरा ये एफर्ट रहा है कि दोस्तों जो भी चीज़ को रिलेटेड है आपस में, उसे एक ही यूनिट में कवर किया जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और साथ ही साथ उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस यूनिट को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने डे वाइज आपके लिए वीडियो को अरेंज कर रखा है। डे 1 से लेके आज हमारा डे नंबर 26 है। तो फ्रेंड्स, आप उसी सीक्वेंस में वीडियो को देखिए। पहले वीडियो नंबर 1 देखिए, डे 1 को कंप्लीट कीजिए, फिर डे 2 को कंप्लीट कीजिए। उसी साथ आप एमसीक्यू भी साथ साथ दे सकते हैं, और यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर में मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग प्रीएम्बल समझेंगे, उसके बाद एक्सटेंट एंड डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये बेसिकली आईआईबीएफ से सिलेबस जो लिया गया है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आईआईबीएफ की साइट पे आप जाइएगा तो जेआईबी का जो सिलेबस अपलोड किया गया है अपने अपकमिंग जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए, वही सिलेबस आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में सरसई कहते हैं। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। आइए सबसे पहले हम इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। दोस्तों, इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ कंज्यूमर काउंसिल अपॉइंटेड। तो जो भी कंज्यूमर काउंसिल अपॉइंट किए जाते हैं तो उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनका काम क्या है, किसका। तो मैं बात कर रहा हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर काउंसिल्स का। ठीक है, तो पहला उनका अपॉइंटमेंट के बारे में समझेंगे और उनके फंक्शन के बारे में समझेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें कुछ फंक्शन को डिस्चार्ज करना होता है, कीपिंग इन माइंड द पर्पज ऑफ इनैक्टमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर। तो मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, किसके राइट को प्रोटेक्ट करना है? तो दोस्तों, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ये मेन इशू है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज। देखिए, ये कब का एक्ट है? तो 1986 का एक्ट है। कौन सा एक्ट है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा है इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हम लोग कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्पस ऑफ द एक्ट, प्रीएम्बल एंड एक्सटेंट। तो देखिए दोस्तों, इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था किस ऑब्जेक्टिव से? ताकि हम लोग कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब अलग अलग अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम लोग कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सेटल कर सकें। ये जो एक्ट है दोस्तों, वो एक तरह का सोशल वेलफेयर बेनिफिट ओरिएंटेड लेजिस्लेशन है। ठीक है, और दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा कि क्वासी जुडिशियल मशीनरी है। ठीक है, ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो क्या है? क्वासी जुडिशियल मशीनरी, जो कि हमको स्पीडी और सिंपल रिड्रेसल देता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का। ठीक है, और ये कहाँ स्टैब्लिश होता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। ध्यान दीजिएगा, 3 लेवल पे स्टैब्लिशमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। और इनका प्रिंसिपल, इनका सिद्धांत क्या होता है कि वो नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, और दोस्तों वो एक स्पेसिफिक नेचर का रिलीफ भी देते हैं और एक कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं कंज्यूमर को। तो ध्यान दीजिएगा, रिलीफ कंपेंसेशन किसे प्रोवाइड करवाते हैं? तो कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, अब देखिए इसके प्रीएम्बल में क्या कहा गया है कि एक्ट इज फॉर बेटर प्रोटेक्शन। ये तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो एक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरे भारत में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। याद होगा दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने RDDB एक्ट देखा था, वहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन था एरिया से रिलेटेड। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन है उसे आप लोग एक जगह नोट करते जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर एक्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है। और दोस्तों, ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, गुड्स भी आएंगे और सर्विसेज भी आएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ एक्सक्लूडिंग भी है, मतलब कुछ इसमें कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? गुड्स फॉर रीसेल और फॉर कमर्शियल पर्पज। तो जो गुड्स दोबारा आप बेच रहे हैं उस पर नहीं लागू हो सकता है। ठीक है, और सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज। अब जो सर्विस आपको बिना पैसा लिए रेंडर किया गया है तो उस पर आप ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगा सकते हैं। चलिए,
तो आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी CPA के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जो एक्ट है ये सभी पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर को जोड़कर। उसके बाद बी कह रहा है कि ये जो एक्ट है वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू है। सी कह रहा है द गुड्स कवर फॉर रीसेल एंड फॉर कमर्शियल पर्पज एंड सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एक्ट है पूरे जम्मू कश्मीर में तो नहीं लागू है, लेकिन हाँ सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू है, लेकिन जो गुड्स रीसेल और कमर्शियल पर्पज के लिए उसमें लागू नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेंसीज अपॉइंटेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। अब दोस्तों जिस एजेंसी की अपॉइंटमेंट की जाती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे आखिर वो कौन एजेंसीज होती हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि जो एजेंसी इस्टेब्लिश किए जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वो क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए कर रहा है कंप्लीटली जुडिशियल इन नेचर, ऑप्शन बी कर रहा है नॉन जुडिशियल इन नेचर, ऑप्शन सी कर रहा है क्वासी जुडिशियल इन नेचर, ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका क्वासी जुडिशियल इन नेचर। अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो एजेंसीज होते हैं वो हमारे क्वासी जुडिशियल नेचर के होते हैं। अब कुछ टर्म को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइए समझते हैं कंप्लेनेंट का क्या मीनिंग है। तो कंप्लेनेंट का मतलब कौन होता है दोस्तों, ये कंज्यूमर होता है या कोई भी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन होता है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो कंज्यूमर आएगा कंप्लेनेंट में, उसके बाद कोई कंज्यूमर और एसोसिएशन आएगा जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। उसके बाद दोस्तों कंप्लेनेंट में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता है, ठीक है, जो जिसने कंप्लेन किया है, और साथ ही साथ कोई कंज्यूमर भी आ सकता है, ठीक है, या एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी आ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मान लीजिए किसी कंज्यूमर का डेथ हो जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं। तो ये सभी के सभी हमारे कंप्लेनेंट हैं। पहला कंज्यूमर, दूसरा कोई कंज्यूमर का एसोसिएशन, तीसरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, चौथा एक से ज़्यादा कंज्यूमर, या पांचवा कंज्यूमर के डेथ हो जाने पर उसका कोई लीगल हायर। चलिए ये चीज़ क्लियर रहेगा आपको। अब क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विच वन इज रॉन्ग। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आपसे कौन सा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है जो कि कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, यानी कंप्लेनेंट कौन है ये बेसिकली पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए करा द कंज्यूमर हिमसेल्फ, द वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कस्टमर द कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड। दोस्तों देखिए ऑप्शन डी तो साफ साफ गलत है। अभी हम लोगों ने देखा है कि यदि कस्टमर का डेथ हो जाए तो उसका कोई लीगल हायर या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ में कंप्लेंट कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। तो यही तो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंप्लेन कैन बी मेड फॉर, विच वन इज इनकरेक्ट। अब देखिए फिर से वही बात, कंप्लेन जो किया जाएगा किस लिए किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा गलत है। ए कर रहा है कि अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, बी कर रहा है द गुड सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट, सी कर रहा है डिफिशियंसी इन सर्विसेज विच आर अवेल्ड फॉर अ कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट, और डी कर रहा है चार्जिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी सर्विस का डिफिशियंसी होगा तो कंप्लेन तभी किया जाएगा यदि पेमेंट कि क्या गया है सर्विस अवेल, जिससे आपने जो सर्विस लिया है उसका पेमेंट यदि आपने किया है तभी जाके आप सर्विस की डिफिशियंसी का कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री सर्विस के लिए मैंने बताया है दोस्तों, फ्री सर्विस के लिए आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या कहा गया है कि आपने कोई सर्विस लिया फ्री ऑफ कॉस्ट और आप उसमें कोई डिफिशियंसी आ गया, तो क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने कुछ पैसा दिया होता, आपने उस सर्विस को अवेल करने के लिए कुछ पैसा दिया होता तब तो आप कर सकते थे। क्योंकि आपने कोई पैसा ही नहीं दिया है, दैट्स वाई द डिफिशियंसी इन सर्विस विल नॉट कम अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब डिफिशियंसी का मीनिंग क्या है। तो डिफिशियंसी का मीनिंग है दोस्तों कोई फॉल्ट, कोई इम्परफेक्शन, कोई शॉर्ट कमिंग, कोई इनएडिक्वेसी। किसमें, तो क्वालिटी, नेचर, मैनर, परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी लॉ के द्वारा मेंटेन करने की। अब आपके सामने मैं एक केस लाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक जगन्नाथ मेहर वर्सेस ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा गया कि व्हेन अ लोन वाज सैंक्शन्ड बाय अ बैंक बट कंप्लेन दैट द लोन वाज इनएडिक्वेट टू स्टार्ट द इंडस्ट्री इज नॉट टेनेबल, इट वाज हेल्ड दैट कंज्यूमर फोरम कैन नॉट ओवरराइड द डिसीजन टेकन बाय द बैंक। अब देखिए क्या हुआ कि बैंक ने एक लोन सैंक्शन की, लेकिन कंप्लेन ये किया गया कि लोन का जो अमाउंट था वो इनएडिक्वेट था ताकि हम इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकें। ये किसने कंप्लेन किया होगा, आप सोचिए, जगन्नाथ मेहर ने किया होगा बैंक के खिलाफ। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इस केस में बैंक के डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा लोन से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है वो बैंक के पावर में होता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके, आप देखिए यही इसी तरह का केस स्टडी आपसे पूछा जाएगा। आपने केस को देखा, अब उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन देखिए। बैंक भी है सैंक्शन लोन टू XYZ, कोई XYZ फर्म है, उसमें जो है बैंक भी ने क्या किया, लोन को सैंक्शन किया। अब वो लोन जो था वो इनएडिक्वेट देखा गया ताकि बिजनेस को स्टार्ट कर सके, ठीक है, किसके द्वारा, बोरोवर के द्वारा। अब बताइए पहला ऑप्शन कर रहा है कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज पॉसिबल, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लेन पॉसिबल है। ऑप्शन बी कर रहा है कि कंप्लेन पॉसिबल तभी होगा कि बोरोवर जब लॉस सफर किया हो। कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नॉट टेनेबल, और डी कर रहा है कि टेनेबल इफ द कोर्ट फाइंड द केस जेन्युइन। तो दोस्तों इस केस में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि केस हमने ऊपर देखा है जगन्नाथ मेहर वर्सेस ब्रांच मैनेजर, तो उस केस में क्या, उसमें किस केस में कोर्ट का क्या डिसीजन आया कि जो कंप्लेन है वो टेनेबल नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। और इस केस में बैंक का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेट कमीशन, हम लोग टर्म्स को समझ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने कंप्लेनेंट का मीनिंग समझ लिया, डिस्प्यूट समझ लिया, किस तरह के डिस्प्यूट को आप जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टेट कमीशन का क्या मतलब है? स्टेट कमीशन का मतलब है एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो कि स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है। तो क्या है दोस्तों? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या मतलब है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो कि कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। नेशनल कमीशन का क्या मतलब है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो कि क्लाउज C ऑफ सेक्शन 9 में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये 3 कमीशन को आप ध्यान रखेंगे, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम और नेशनल कमीशन। आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मैच विथ रिगार्ड टू जुरिसडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। अब देखिए कंज्यूमर कोर्ट के जुरिसडिक्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट मैच हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट फोरम कवर द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन कवरिंग द स्टेट, एपेक्स कमीशन कवरिंग द इंटायर कंट्री, डी नन ऑफ द अबव। अब बताइए जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, उसके बाद स्टेट कमीशन जो है वो स्टेट को कवर करेगा, एपेक्स कमीशन। तो देखिए एपेक्स कमीशन जो है जो देखिए उसे एपेक्स कमीशन नहीं कहा जाता है, उसे नेशनल कमीशन कहा जाता है जो कि पूरे कंट्री को कवर करता है, यानी जो कंज्यूमर कोर्ट पूरे कंट्री को कवर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं नेशनल कमीशन। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्ट नॉट ओवर राइडिंग ऑन एनी अदर लॉ। जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह का ये जो है जितने भी अदर एप्लीकेबल लॉज हैं उन पे ये एडिशन है, ये किसी पे ओवरराइड नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट डू नॉट सुपरसीड एनी स्पेशल प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। मान लीजिए कोई दूसरा एक्ट है उसमें कोई स्पेशल प्रोविजन है तो उसके प्रोविजन को ये सुपरसीड नहीं करेगा दोस्तों। और इस एक्ट में क्या कहा गया है कि आपको एक एडिशनल मीन मिलेगा, एडिशनल तरीका मिलेगा ताकि आप रेमेडी को ऑब्टेन कर सकते हैं किसी कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा एक्ट है उसमें ये डिसीजन दिया गया कि कंज्यूमर को बार किया गया है, तो इस एक्ट के अंदर आप जाके रेमेडी को ग्रांट नहीं कर सकते हैं। समझिए, आप कंज्यूमर हैं, आपने अपना जो भी आपका कंप्लेन था उसे किसी और फोरम में जाकर रजिस्टर्ड किया और उसने आपको डिसीजन दे दिया। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि अब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाइए और वहाँ पे फिर से वही केस को आप डील कीजिए, बिल्कुल नहीं, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ देर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विथ एनी अदर एक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि मान लीजिए कि आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका जो प्रोविजन है उसका कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है किसके साथ? तो किसी अदर एक्ट के साथ। तो बताइए कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जो अदर एक्ट का प्रोविजन होगा वो ओवरराइड करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। ऑप्शन बी कर रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रोविजन होगा वो ओवरराइड करेगा अदर एक्ट से। ऑप्शन सी कर रहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोविजन है वो एडिशनल मीन है कि रेमेडी को ऑब्टेन कर सकते हैं कंज्यूमर का, और यदि किसी रेमेडी को बार किया गया है किसी एक्ट में तो कंज्यूमर फोरम कैन नॉट ग्रांट। ऑब्वियस सी बात, ये तो सही है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं दोस्तों, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ बैठा रहेगा, आप कम बार रिवाइज भी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा अपने एग्जामिनेशन में। चलिए, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 36। अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 37 पे, जो कि बेस्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पे। तो टॉपिक तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आइए जरा देखते हैं हम लोग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ऑब्वियस सी बात है, नाम ही है सेंट्रल, तो कौन इस्टेब्लिश करेगा इसे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो इसके अंदर मिनिस्ट्री इंचार्ज होंगे कंज्यूमर अफेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट में, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री इंचार्ज होंगे किसके? कंज्यूमर अफेयर का सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, जो कि इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे,
ये जो काउंसिल बना है हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो मेंबर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर ऑफिशियल भी होंगे या नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो कि जिसका इंटरेस्ट को भी प्रिजर्व किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय, तो दोस्तों कौन हेड करता है इसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ, तो बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों जरा ये देखना है क्या प्रोसीड्यूर को फॉलो किया जाता है सेंट्रल काउंसिल के मीटिंग में। तो सेंट्रल काउंसिल जो है मीट करेगी, उनका मीटिंग होगा जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो, एटलीस्ट एक साल में तो एक बार होगा ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कि क्या पीरियोडिसिटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का मीटिंग होल्ड करने का? तो दोस्तों ये हम लोगों ने क्या देखा, वंस इन अ ईयर, तो ऑप्शन ए विल द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेंट्रल कमीशन, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का किसी भी, देखिए फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट कमीशन क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टैब्लिश करती है। इसके अंदर कौन मेंबर आएंगे? तो इसके अंदर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते हैं वो इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। और दोस्तों सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड अनदर ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। कुछ ऑफिशियल मेंबर भी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे जो कि इस पार्टिकुलर काउंसिल में कि मेंबर बन सकते हैं। और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मीटिंग जब भी बहुत समय होता ही रहता है, एटलीस्ट 2 मीटिंग तो होगा ही होगा एवरी ईयर, हर एक साल 2 मीटिंग तो होना निश्चित है, ठीक है। अब क्वेश्चन सामने है आपके, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होल्ड मीटिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ विच, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके मीटिंग का पीरियोडिसिटी क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा है उसके मीटिंग का पीरियोडिसिटी जो है एटलीस्ट 2 मीटिंग पर ईयर तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। तो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है एक नोटिफिकेशन इशू करता है। इस काउंसिल के अंदर कौन मेंबर होते हैं? तो एक मिनिस्ट्री इंचार्ज होंगे कंज्यूमर अफेयर का स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि इस काउंसिल के चेयरमैन होंगे। उसके बाद कुछ ऑफिशियल मेंबर भी होंगे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी होंगे, ठीक है। और हाँ, एक ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस केस में कुछ ऑफिशियल मेंबर या कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को इलेक्ट कर सकती है, लेकिन उनका 10 से ज़्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्टेट काउंसिल जब भी मीट करेगी, और दोस्तों एक साल में 2 मीटिंग तो होना ही चाहिए कम से कम। क्वेश्चन है आपके सामने, द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंटमेंट करती है? तो इसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 37। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को देख लिए कि आखिर किस किस लेवल पे कौन कौन बैठते हैं, उनका क्या टर्म होता है, उनका क्या पीरियोडिसिटी होता है मीटिंग का, ठीक है। उसके कौन चेयरमैन होते हैं, उसके कौन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यूनिट नंबर 38 में देखते हैं कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल एजेंसीज। अब एजेंसीज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला चीज़ टॉपिक है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल एजेंसी। तो दोस्तों इस एक्ट के लिए कुछ एजेंसीज को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम को जो कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, एक स्टेट कमीशन को जो कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, एक नेशनल कमीशन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जरा डिस्ट्रिक्ट फोरम का कंपोजिशन देखते हैं। तो अब देखिए, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक आदमी वो होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होने का कैपेबिलिटी हो, जो क्वालिफाइड हो डिस्ट्रिक्ट जज होने का, और वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का क्या होगा दोस्तों, प्रेसिडेंट होगा। उसके अलावा कोई और 2 मेंबर होंगे, ठीक है, जिसमें से एक वुमेन होंगी, जिनका क्वालिफिकेशन क्या होगा कि 35 साल से उम्र ज़्यादा होगा, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए उनके पास, और दोस्तों वो एक आदमी होना चाहिए इंटीग्रिटी का, एबिलिटी का, स्टैंडिंग एंड हैव एडुकेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। उनके पास कम से कम 10 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। किस चीज़ से रिलेटेड? इकोनॉमीज, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो यही लोग जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर मेंबर कहला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक कौन कौन रहेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, उसके बाद 2 अदर मेंबर होंगे जिसमें से एक वुमेन रहेंगी। इनकी दो अदर मेंबर, इनके लिए कंडीशन क्या है कि इनका जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा होगा। उसके बाद ये जो बैचलर डिग्री होगा इनके पास। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि इसके अंदर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे जो कि प्रेसिडेंट कहलाएंगे, और 2 अदर मेंबर भी होंगे जिसमें से एक वुमेन होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एवरी अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज़ टू मेड। अब देखिए अपॉइंटमेंट कौन करेगी? तो जो भी मेंबर अभी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, इनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और इसका किसके रिकमेंडेशन पे? तो सिलेक्शन कमीशन में। अभी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? देखिए स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंटमेंट करेगी, लेकिन जो रिकमेंडेशन लेगी, किसकी रिकमेंडेशन लेगी? तो सिलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन लेगी, सिलेक्शन कमेटी की। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? तो सिलेक्शन कमेटी में स्टेट कमीशन का प्रेसिडेंट होगा, जो कि उस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होगा। उसके बाद एक सेक्रेटरी होगा लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, जो कि उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा।
और दोस्तों एक सेक्रेटरी इंचार्ज होगा डिपार्टमेंट डीलिंग विद द कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट। तो ये 3 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना है। आपके सामने क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एज अपॉइंटेड बाय द फॉलोइंग, यानी जो भी मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, वो उसके अपॉइंटमेंट कौन करती है? तो उसके अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, हम लोगों ने देखा है। दोस्तों जितने भी मेंबर है डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और 2 अदर मेंबर होंगे जिनमें से एक वुमेन होना चाहिए। ये सभी के सभी लोग कम से इनका टर्म होता है 5 साल का, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, जब तक 65 साल नहीं पुर जाए, विच एवर इज अर्लियर। मान लीजिए 65 साल पहले पुर गया तो उनको छोड़ना पड़ेगा, यदि मान लीजिए 5 साल पहले पुर गया तो उनको छोड़ना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए कि मेंबर जो है क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों उनकी रीअपॉइंटमेंट भी की जा सकती है, ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल टर्म ऑफ 5 ईयर। और दोस्तों कोई मेंबर रिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने ऑफिस से, और उसके लिए उन्हें रिटर्न अंडर हैंड देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबर होते हैं सीपीए में, वो ऑफिस कितने साल के लिए होल्ड करते हैं? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि वो 5 साल के लिए होल्ड करते हैं या 65 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जरा कंप्लेन का फॉर्म देखते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है हैज़ टू ऑर्डरली डिसाइड विद इन 21 डेज। अब देखिए, अब कंप्लेन रिसीव हुआ डिस्ट्रिक्ट फोरम को, उसके 21 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिसाइड करना है, ठीक है, कि इसको एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। कंप्लेन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है विदाउट हियरिंग द कंप्लेनेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आप कंप्लेनेंट को हियर नहीं किए, सुने नहीं, उसका बात आप सीधा बोले कि रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जब भी कंप्लेन एडमिट हो गया, एडमिट के लिए कितना टाइम है दोस्तों? 21 डेज का टाइम है। अब 21 डेज के अंदर मान लीजिए कि वो कंप्लेन एडमिट हो गया, तो उसे आप लोग किसी अदर कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते या किसी ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि एडमिट कोर्ट ने कर लिया तो दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्ट और टू ट्रिब्यूनल। आपके सामने क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज टू ऑलरेडी डिसाइड विद इन डैश डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द कंप्लेंट अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ द केस। ये हम लोगों ने देखा है, ये होता है 21 डेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड टू टेक अ डिसीजन ऑन कंप्लेन एज अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आखिर कितना टाइम पीरियड दिया गया है कि आप कंप्लेन में डिसीजन दीजिएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम को डिसीजन देना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों इसके लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है वो है 3 मंथ। ये ध्यान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि 3 महीना के अंदर उसे डिसीजन देना है, ठीक है। और एक और चीज़ है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। 5 महीना का भी पीरियड है इसमें। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे केस है इसमें लेबोरेटरी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 महीना का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है और कुल मिलाकर ये 5 महीना हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि 5 महीना स्पेशल केस है, वो है लेबोरेटरी टेस्ट इसमें है उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी कंप्लेन इज एडमिटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इट कैन बी ट्रांसफर टू। अब बताइए, एक कंप्लेन है जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में एडमिट कर लिया, अब क्या उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा इसे ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन तो आए भी आपसे पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड टू टेक अ डिसीजन ऑन अ कंप्लेन एज अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिसीजन लेने के लिए कितना टाइम पीरियड है डिस्ट्रिक्ट फोरम को? तो ये हम लोगों ने देखा है, ये हमारा 3 मंथ होता है। और 3 मंथ के अलावा ये 5 मंथ भी हो सकता है यदि लेबोरेटरी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है हमारा फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब यदि मान लीजिए सेक्शन 113 के अंदर जो प्रोसीडिंग हुआ तो वो कंडक्ट किया गया और उस पर डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटिस्फाइड है कि जो गुड्स कंप्लेन अगेंस्ट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिफेक्ट स्पेसिफाइड इन द कंप्लेन और एनी ऑफ द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेन या सर्विस आर प्रूव्ड इट्सेल्फ। अब देखिए, ये प्रूव हो गया कि जो भी गुड्स को कंप्लेन किया गया है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट था, तो एक ऑर्डर इशू करेगा अपोजिट पार्टी को कि उसको क्या करने कहेगा कि उस क्या तो पैसा लौटाओ, क्योंकि लेस देन 5% नहीं होना चाहिए ऑफ द वैल्यू ऑफ द। मान लीजिए गुड्स का वैल्यू है 100 रुपया, मान लीजिए है उसका वैल्यू 10,000 रुपया, ठीक है, तो 10,000 का 5% 50 रुपीज़, तो 50 रुपये से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसको वापस लौटाना होगा, ठीक है। एंड और इसका अमाउंट वो डिसाइड करके बताती है कितना अमाउंट उसको कंपेंसेट करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि मान लीजिए कि लॉस सफ़र किया गया है बहुत सारे कस्टमर के द्वारा, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो कितना पे करना चाहेगा? तो ये है दोस्तों एटलीस्ट 5% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए वैल्यू गुड्स के वैल्यू का। अब अपील का क्या है? अब कोई भी पर्सन यदि एग्रीव्ड है, ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जजमेंट दिया लेकिन पर्सन उसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो दोस्तों वो 30 दिन के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, वो स्टेट कमीशन को अपील कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद अगला तो स्टेट कमीशन ही आएगा ना, लेकिन टाइम पीरियड कितना है दोस्तों? 30 डेज। और स्टेट कमीशन का पावर है कि वो किसी भी डिले को कॉन डाउन कर सकता है इन प्रेफरिंग एनी अपील ऑन गेटिंग सेटिस्फाइड अबाउट द कॉज ऑफ द डिले। यदि डिस्ट्रिक्ट फोरम का ऑर्डर में पेमेंट है
कोई भी अमाउंट का, तो अपील को फाइल नहीं किया सकता। लेकिन अपील यदि फाइल करना पड़ेगा तो आपको 50% एटलीस्ट उस अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, या 25,000 देना होगा, जो भी कम हो। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ द पर्सन इज एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही कैन अपील टू डैश विद इन। तो दोस्तों ये स्टेट कमीशन को अपील करेगा विद इन 30 डेज। चलिए, इफ द अपील इज मेड बाय द पर्सन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिक्लेयर लायबल टू मेक द, तो ये 50% अमाउंट तो हम लोगों ने देखा है, या 50% अमाउंट होगा या 25,000 होगा, जो भी क्या होगा दोस्तों, लेस होगा, जो भी क्या होगा, हायर होगा। स्टेट कमीशन में कौन कौन होते हैं, तो एक हाई कोर्ट के जज होंगे जो कि इसके प्रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का करेंगे। और इसके अलावा 2 मेंबर होंगे, जिनमें से एक मेंबर जो है वुमेन होंगी, जिनका 35 ईयर्स से ज़्यादा एज होना चाहिए, जिसको बैचलर डिग्री होना होगा, सब कुछ कंडीशन वैसा ही है, ठीक है। हाउएवर नॉट मोर देन 50% ऑफ द मेंबर शैल बी फ्रॉम द अमॉन्ग द पर्सन हैविंग ए जुडिशियल बैकग्राउंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब मेंबर को आप जुडिशियल बैकग्राउंड वाले ही डाल दिए, कम से कम 50% से ज़्यादा मेंबर जुडिशियल बैकग्राउंड के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो स्टेट कमीशन के अंदर कौन आते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, और दो अदर मेंबर आते हैं, जिसमें से एक वुमेन होंगी, और इनका टर्न पीरियड है 5 साल का, ठीक है। 67 ध्यान दीजिएगा, इसमें 67 था, वहाँ 65 था, जो भी पहले है। तो दोस्तों जो मेंबर्स होते हैं वो होल्ड ऑफिस करते हैं कितने पीरियड का, 5 साल का करते हैं या 67 ईयर का करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये वैसे ही कंप्लेन को एंटरटेन करेंगे जब वैल्यू और गुड्स एंड सर्विस जो है वो 20 लाख से ऊपर हो, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं हो, यानी 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो, और जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर आया है वो इसे एंटरटेन करेंगे। और दोस्तों इसमें क्या होगा, टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड एंड पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर एनी कंज्यूमर डिस्प्यूट दैट इज पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो ये हम लोगों ने देख लिया है 20 लाख तो आपको 100 लाख, और डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटेंट केस अमाउंटिंग ऑफ, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। और दोस्तों नेशनल कमीशन में क्या होता है, अबव 100 लाख होता है। अब अपील कहाँ होगा, तो मान लीजिए स्टेट कमीशन से भी संतुष्ट नहीं है तो नेशनल कमीशन में जाके अपील करेगा, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है 35,000 विच एवर इज लेस और 50% ऑफ द अमाउंट ऑर्डर, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द पर्सन इज एग्री बाय द कोर्ट ऑफ स्टेट कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही कैन अपील टू। तो अपील किसे करेगा, हाई कोर्ट को अपील करेगा, और इसमें भी टाइम दिया गया है, वो अपील करेगा नेशनल कमीशन को, और इसमें भी टाइम दिया गया है 30 डेज। उसके बाद कंपोजिशन देख लीजिए नेशनल कमीशन का। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं वो इसके प्रेसिडेंट होंगे, और इनका अपॉइंटमेंट जो है CJI करेगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगी। उसके बाद इनमें से 4 मेंबर से ज़्यादा होने चाहिए, और 4 मेंबर से कम जो है वो जिसमें से एक जो है वुमेन होना आवश्यक है। इस प्रकार से कुछ कंडीशन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, यदि PDF की रिक्वायरमेंट है नीचे मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।